हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर कंप्लीट किया है, तो जितने भी स्टूडेंट ने वो 6 लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आज से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट्स। कोई वस्तु है वो अपनी अवस्था चेंज नहीं करती है ऑफ रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। यदि कोई वस्तु है तो जब तब तक विरामावस्था में बनी रहती है या फिर गति अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाता है। तो यह क्या शो करता है? यह जड़त्व को बताता है। इससे हमें ये जड़त्व का नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था या फिर गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगा जाए। वो जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया के कारण। नेक्स्ट है आपका कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड एक ऐसी खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए मोटरसाइकिल इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ ए सिमिलरली डैमेज्ड मोटरसाइकिल इज टाइड बिहाइंड इट देन एक्सेलरेशन विल बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक मोटरसाइकिल है यहाँ पे, ठीक है। ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से चल रहा है और इसके पीछे एक और ऐसे ही मोटरसाइकिल बांध दिया जाता है। एक और मोटरसाइकिल इससे बांध दिया जाता है। ये मेन है, ये सही है, और ये जो मोटरसाइकिल है खराब है, ठीक है। तो जो भार इसका है वही भार इसका भी है। इसका त्वरण है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ये जो मोटरसाइकिल है इसका एक्सेलरेशन दे दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्या बोल रहा है, जिसके साथ में एक खराब मोटरसाइकिल बांध दी गई है तो उसका त्वरण क्या होगा। ये जो मोटरसाइकिल है खराब है, तो इसमें देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ बराबर एम ए। तो इसमें ए कहीं भी नहीं बोल रहा है कि जो फोर्स है वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसका द्रव्यमान सपोज करिए कि ए है, एम है। तो अगर केवल इसका त्वरण निकालते हैं हम, तो एफ बराबर एम में हो जाएगा। और जब दोनों मोटरसाइकिल बांध दी जाती है तो एफ क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम प्लस एम। एम प्लस एम क्यों किया? क्योंकि एम द्रव्यमान इसका है और एम द्रव्यमान इसका। क्या बोल रहा है कि ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल, क्योंकि ये जो खराब है वो सेम मोटरसाइकिल है कि, तो दोनों का द्रव्यमान सेम होगा, ठीक है, इंटू ए। अभी यहाँ पे हमें पता है कि ए का मान पता है, तो 8m हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m हो गया। 2a हो जाएगा। तो अभी एक समीकरण, ये देखिए, ए और ए दोनों को बराबर कर देंगे, एफ का मान है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2a बराबर 8m।
सॉरी, टू, यहाँ पे 2m होगा, 2m इंटू ए, ठीक है, यहाँ पे 2m इंटू ए हो जाएगा। तो अभी m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, 2a बराबर 8, फिर क्या आ जाएगा, a बराबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर लीजिए, और अभी समझ में भी आया होगा हमें जहाँ तक। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगाया जाता है, तो बल का आवेग होगा, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एन ए बॉडी फॉर 4.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड फोर्स विल बी। एक कोई पिंड है जिसपे 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड के लिए, 0.4 सेकेंड के लिए। तो पूछ रहा है कि उसका आवेग होगा। आवेग का फार्मूला क्या होता है, आवेग का फार्मूला मैं बताया था, आई बराबर एफ इंटू टी, ठीक है। तो एफ का मान कितना दिया है, 100 इंटू टी का मान 0.4, तो क्या हो जाएगा ये, 40 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी निशाने पर जाकर लगती है। यदि निशाना 10 की घात 8 डाइन का प्रतिरोध लगाता है तो गोली निशाने में फंसेगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.02 किलोग्राम का एक गोली है जो 500 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, और एक जाके किसी वो पत्थर से या फिर लकड़ी से टकरा जाता है। यदि उस पर प्रतिरोध लग रहा है लकड़ी की तरफ से 10 की घात 8 डाइन का, तो गोली निशाने में फंसेगी। तो गोली जो है वो दीवार के अंदर या फिर लकड़ी के अंदर कितना मीटर अंदर जाएगी, ठीक है। ए बुलेट ऑफ मास इज 0.02 किलोग्राम हिट ए टारगेट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इफ द टारगेट रेजिस्ट 10 की पावर 8 डाइन द बुलेट विल हिट इन द टायर, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले कि हम एक आप लोगों को फिगर बना देता हूँ। सपोज करें कि ये एक गोली है, सॉरी, ये गोली है एक, ठीक है, गोली है, और यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो एक गोली का द्रव्यमान कितना है, 0.02 किलोग्राम, ठीक है, और इसका वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इसका वेग है। और ये जो निशाना है, और ये जो है एक कोई ब्लॉक है, मतलब कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है समझ लीजिए। ये क्या कर रहा है कि 10 की घात ये 10 की घात
8 डाइन का एक प्रतिरोध लगा रहा है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो गोली है ये ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, तो ये लकड़ी के अंदर में कितना अंदर घुसेगा, ये कितना अंदर घुसेगा। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना अंदर घुसेगा। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों को सब कुछ पता चल गया। m बराबर दे दिया हम लोगों का 0.02 kg एंड v बराबर दिया है 500 मीटर पर सेकेंड एंड फिर दे दिया है f बराबर प्रतिरोध फोर्स 10 की घात 8 डाइन दिया हुआ है। डाइन को हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात 8 इंटू 1 न्यूटन में क्या होता है कि 1 न्यूटन बराबर वो होता है 10 की घात 5 डाइन। आप लोगों को एक फार्मूला मैंने बताया था कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, तो 1 डाइन बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात -5 डाइन, -5 डाइन। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे 10 की घात 3 न्यूटन। ये हमारा बल का मान मिल गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये गोली इसके अंदर जाएगा और इधर से एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा है, तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा बराबर होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा बराबर होती है। तो गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली की गतिज ऊर्जा क्या होती है, एक गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv² बराबर इसके द्वारा किया गया कार्य। ये प्रतिरोध बल लगा रहा है तो कार्य करेगा। तो F इंटू एस बल गुणे दूरी, कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू दूरी। तो 1/2 इंटू एम का मान 0.02 इंटू वी का मान है 500 का होल स्क्वायर, 500 का होल स्क्वायर बराबर एफ का मान दे दिया है 10 की घात 3 इंटू एस। ओके, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। 1/2 इंटू 0.02 इंटू 500 इंटू 500 बराबर 1000 इंटू एस। इस 1000 से इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 0.02 इंटू यहाँ पे 50 बचेगा इंटू 5 बचेगा, क्योंकि 2 जीरो और 1 जीरो इसमें से क्लियर हो गया, बराबर एस। ठीक है, अभी क्या लिख देंगे एस बराबर 1/2 इंटू इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 100 50 दूना 100 होगा और 2 जीरो के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव जब लगाएंगे तो ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे इंटू 5 बचेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 5/2 बराबर
2.5 मीटर इसका आंसर होगा, मीटर में आएगा इसका आंसर 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 2.5 मीटर। तो आशा करता हूँ कि न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा 2.5 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है। पिंड पर कितना परिणामी बल कार्य कर रहा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि ए बॉडी ऑफ 5 kg इज मूविंग विथ ए स्ट्रेट लाइन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है 5 किलोग्राम का जो एक सरल रेखा में नियत वेग से कांस्टेंट वेग से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? अब रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कि m बराबर दिया है 5 kg, ओके, और क्या दे दिया है, v बराबर दे दिया है हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी फोर्स पूछ रहा है हमसे, तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जो बल का फार्मूला था F इंटू एम ए होता है। ये तो केवल m दिया है और a नहीं दिया, वेलोसिटी दिया है, तो a कैसे निकालेंगे? बट एक फार्मूला और भी बताया था मैं आप लोगों को, जब थियरी पढ़ा रहा था उस टाइम मैं आप लोगों को बताया था कि जो संवेग परिवर्तन होता है ना, संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग बल बोलते हैं, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर m इंटू ए है ना, तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। वेग परिवर्तन यहाँ पे डी भी लिखता हूँ मैं, डिवाइड बाई डी टी, ओके, डी वी इंटू डी टी। तो क्या हो जाएगा, m का मान दे दिया है 5, अभी v का मान दिया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्या पूछ रहा है, हमें वेग परिवर्तन का मान निकालना है। वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन कब होगा, जब चाल डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, अगर वेग परिवर्तन निकालेंगे तो 10 माइनस 10, क्योंकि चाल तो बदल नहीं रहा है, चाल उसका जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो तो सेम रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, इंटू 5 करेंगे तो जीरो, इसका आंसर जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। जब चाल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेग परिवर्तन जीरो आएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। बल का संवेग दे दिया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, समय दे दिया है 2 सेकंड, अभी बल पूछ रहा है। तो इसमें भी जो संवेग का फार्मूला क्या होता है, m इंटू वी होता है, m इंटू वी। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो संवेग का फार्मूला में कहीं बल आ ही नहीं रहा है तो बल कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि जो संवेग परिवर्तन का दर होता है उसको हम लोग बल बोलते हैं, dp बाई dt। थियरी पढ़ाते समय मैंने ये बताया था आप लोगों को। तो dp यानी कि संवेग परिवर्तन, एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यकता होगी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन लास्ट, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा इसका, जीरो, क्यों, और माइनस 10, प्रारंभिक संवेग 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 सेकेंड में उसे रोकने के लिए, तो 2 सेकेंड बाद वो रुक जाएगा, यानी कि रुकने के बाद उसका जो संवेग होगा जीरो हो जाएगा, तो अंतिम संवेग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और प्रारंभिक संवेग यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई समय अंतराल तो 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 बराबर -5, इसका आंसर आ जाएगा -5 न्यूटन। बट यहाँ केवल 5 न्यूटन दिया है, तो आप लोग 5 न्यूटन पे राइट आंसर लगाएंगे, बट इसका जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा -5 आएगा। अगर माइनस में दिया होता ऑप्शन में तो माइनस वाला हम लोग सेलेक्ट कर दे। क्वेश्चन है कि
1 किलोग्राम भार का मान होता है, 1 किलोग्राम भार का मान होता है, वेट 1 kg वेट इज, तो 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। अगला है कि an aeroplane is flying in a horizontal direction, a stone is dropped from him, the path of the stone to the earth will be। क्या बोला कि एक जहाज है जो एक क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रहा हो। एक कोई एरोप्लेन है, ये हॉरिजेंटल दिशा में जा रहा है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि इस जहाज में कोई आदमी बैठा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, एक पत्थर यहाँ से गिरा दिया, एक पत्थर उसने गिराया, ये आदमी यहाँ से एक पत्थर गिरा दिया। तो अभी क्या पूछ रहा है, ये जो पत्थर है ये पृथ्वी पे आएगा, बट पृथ्वी पे एक कैसे आएगा, किस दिशा से आएगा, किस तरह से मोशन करते हुए आएगा, ऐसे सीधे आ जाएगा या फिर ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। तो यही पूछ रहा है कि जो ये पत्थर है वो कैसे डायरेक्ट, कैसे मोशन करेगा, तो ये परवलयाकार मोशन करते हुए आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला क्या होता है, ऐसे मतलब वो मोशन करेगा, कुछ इस टाइप से वो मोशन करेगा, ठीक है। तो जो पत्थर है वो परवलयाकार मार्ग का यूज करेगा, जिसकी वजह से वो नीचे आएगा, पैराबोला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान गति से, एक समान वेग से गति करता है, जिसका कारण होता है, किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है और जिसका कारण होता है। ये आंसर अभी तक आप लोगों को सबको पता चल गया होगा क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा जड़त्व, इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व। नेक्स्ट है आपका वेग का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, उसका विस्थापन होगा। ए पर्सन वॉक फ्रॉम पटना टू रीच कोलकाता एंड देन कम बैक फ्रॉम कोलकाता टू पटना, इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक कोई व्यक्ति है, वो पटना से कोलकाता जाता है और फिर कोलकाता से पटना आ गया हो। तो भी क्या पूछ रहा है, पटना से कोलकाता गया, कोलकाता से पटना आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन मैंने आप लोगों को बताया था कि विस्थापन मिनिमम दूरी होती है। अगर इसका विस्थापन हम लोग पूछेंगे तो विस्थापन, ये जो गैप है यही विस्थापन होगा। अगर इसका विस्थापन हम लोग पूछेंगे तो इसका विस्थापन 0 होगा। अगर सपोज करें कि यहाँ पे पटना है और यहाँ कलकत्ता है, तो ये पटना से कलकत्ता गया पहले और फिर कलकत्ता से पटना आ गया। तो अभी पूछ रहा है इसका विस्थापन क्या होगा, तो इसका भी विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि ये जहाँ से गया था वहीं आ गया, ये 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 0। अगर वही दूरी पूछता तो पूरा सभी पाथ को हम लोग जोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज गेन ग्रेटर देन 1। क्या बोल रहा है कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक रहता है। तो यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक रहता है, वो कौन से उत्तोलक में रहता है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय वर्ग का जो उत्तोलक होता है उसमें यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है कि यहाँ पे एफोर्ट रहता है,
और यहाँ पे फलक्रम होता है। यहाँ पे फलक्रम होता है और यहाँ पे भार लगता है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में फलक्रम बीच में होता है, इफोर्ट और भार वेट अगल बगल में होते। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में फलक्रम बीच में होता है और इसका यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ को मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग बोलते हैं। क्या होता है देख लीजिए, एक होता है, एक से अधिक होता है और एक से कम भी होता है। तो आप लोग तीनों नोट कर लीजिए, एक से अधिक होगा, यहाँ पे वो कर दीजिए, एक से अधिक, एक से कम एंड बराबर। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है, एक से कम भी होता है, एक के बराबर भी होता है और जीरो भी होता है। सॉरी, एक से कम और एक से ज़्यादा, तीनों होता है। और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या रहता है, द्वितीय वर्ग का जो उत्तोलक रहता है उसमें कैसा रहता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे फलक्रम रहेगा आपका। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में रहता है, इसमें क्या रहता है, भार बीच में रहता है और इफोर्ट और फलक्रम एंड पे रहते हैं। ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है इनका, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है। द्वितीय वर्ग में ग्रेटर देन 1 रहता है एंड तृतीय वर्ग में क्या रहता है, इफोर्ट बीच में रहता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इफोर्ट कहाँ रहता है, भार कहाँ रहता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। फलक्रम इस एंड पे रहेगा एंड यहाँ पे भार रहता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इनका रहता है लेस देन 1। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आप लोग समझ लीजिए इसको। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो मैकेनिकल एडवांटेज रहता है, यानी कि यांत्रिक लाभ, एक से कम, एक से ज़्यादा और एक, तीनों होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा रहता है हमेशा, और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम रहता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।